नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात उस खबर की जिसने पूरे देश की आंखों को नम कर दिया। आज दोपहर में खबर आई कि सीडीएस बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। शाम होते होते बुरी खबर आई कि दुर्भाग्यपूर्ण हवाई दुर्घटना में सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मृत्यु हो गई। इस वक्त देश के लिए ये सबसे बड़ी और बुरी खबर है। आज देश ने जनरल बिपिन रावत के रूप में एक महायोद्धा को खो दिया है। जनरल बिपिन देश के पहले सीडीएस बने, लेकिन अपने 4 दशकों के करियर में वो हमेशा अलग सोच और वर्किंग स्टाइल के लिए जाने गए। आज हम आपको बताएंगे कि देश ने बड़ा वीर क्यों खो दिया। आज हम आपको बताएंगे जनरल बिपिन रावत के चले जाने से क्या फर्क पड़ेगा। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से आए जनरल बिपिन रावत देश के हर नौजवान के लिए उम्मीद की किरण है। उनका पूरा सफरनामा राष्ट्र सेवा और राष्ट्र रक्षा को समर्पित रहा। जनरल बिपिन रावत ने कठिन से कठिन वक्त में देश के दुश्मनों को हद में रखा और वक्त आने पर उनके नेतृत्व में सेना ने शौर्य और पराक्रम की ऐसी कहानी लिखी जिसे सुनकर दुश्मनों की कई पीढ़ियों की रूह कांपती रहेगी। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में इस महान जनरल को उनकी वीर गाथाओं के जरिए श्रद्धांजलि देंगे। I'm an officer in the Indian Army. I'm a son to 2 mothers. One bore me, but the other, my country. She made me. She made me the man that I am. And every time she calls, I shall hear and I shall heed. For she sings to me in my hour of need. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। The situation along the borders is concerned. Let me tell you, we have managed the situation well, both on our western front and on our northern front. उसको ध्यान देने में बार बार उसके दिमाग में ये गढ़ते रहते हैं कि ये विचारधारा सदा आप अपने साथ लेकर चलेंगे। और इस विचारधारा को मैं सिर्फ 5 शब्दों में दोहराना चाहूँगा, और वो है नाम, नमक, निशान, वफादारी और इज्जत। कि सब प्रक्रिया, जितनी भी हमारी प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, सब समय सारणी के अनुसार चल रही है। अगर पाकिस्तान के तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं होगी तो हमारी फोर्सेज जो हैं वो काबिल हैं इस सिचुएशन को हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आज जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा में उनके एक एक फैसले को इतिहास में भारतीय सेना की गौरव गाथा के रूप में दर्ज होते हुए हम सब देख रहे हैं। जनरल बिपिन रावत जब आर्मी चीफ रहे, उस दौरान सेना ने चीन से लेकर पाकिस्तान को उनकी भाषा में करारा सबक सिखाया। देश की सरकार को भरोसा दिलाया कि सेना को खुली छूट मिलेगी तो दुश्मनों को घर में घुस कर मारेंगे। बीते 4 दशकों में एक अफसर से लेकर सीडीएस के ओहदे तक जनरल बिपिन रावत ने देश की सेना को पहले से ज्यादा सशक्त बनाया।
मिशन डोकलाम कामयाब। मिशन सर्जिकल स्ट्राइक कामयाब। ऑपरेशन म्यांमार कामयाब। ऑपरेशन ऑल आउट कामयाब। मिशन 370 विहीन JNK कामयाब। ऑपरेशन POK कामयाब। देश के अंदर आतंकी खतरा हो या फिर बॉर्डर पार कर घर में घुसकर मारने का साहस, चीन से मिली चुनौती हो या फिर एटम बम पर इतराने वाला पाकिस्तान, भारतीय सेना जंग के मैदान में दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए बॉर्डर पर हमेशा तत्पर है। बिपिन रावत की अगुवाई में देश की सेना ने हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दिया। दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना के मुखिया के तौर पर जनरल बिपिन रावत ने कठिन से कठिन वक्त में अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया। छोटी उम्र में सेना में भर्ती होने का सपना देखने वाले रावत ने जब बदन पर सेना की वर्दी पहनी तो अपना फर्ज और राष्ट्र के प्रति कर्ज चुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिपिन रावत ने अपने सिद्धांत को सिर्फ 5 शब्दों में व्यक्त किया। उसको ध्यान देने में बार बार उसके दिमाग में ये गढ़ते रहते हैं कि ये विचारधारा सदा आप अपने साथ लेकर चलेंगे। और इस विचारधारा को मैं सिर्फ 5 शब्दों में दोहराना चाहूँगा, और वो है, हर एक जवान को ये सिखलाई दी जाती है कि आप जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं, आपने इन 5 शब्दों को ध्यान में रखना है, और वो है नाम, नमक, निशान, वफादारी और इज्जत। याद करिए, साल 2017 में 74 दिनों तक डोकलाम में चीन से आंख मिलाकर भारतीय सेना खड़ी रही। बड़बोले चीन को मुंह की खानी पड़ी और वापस लौटना पड़ा था। याद करिए, जब म्यांमार की सीमा में घुसकर भारत के जांबाज कमांडोज ने उग्रवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद किया था। याद करिए, जब भारतीय सेना के स्पेशल कमांडोज ने POK में घुसकर आतंकी कैंपों को तबाह कर पूरी हमले में शहीद हुए वीरों का बदला लिया था। याद करिए, आसमान से बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई और जमीन पर भारतीय सेना पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर खतरे से निपटने के लिए तैयार थी। बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी ऐसी थी कि पाकिस्तानी सेना को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। याद करिए, पाकिस्तान की शह पर कश्मीर में आतंकी प्रयोगशाला चलाने वालों के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया तो उसके पीछे दिमाग बिपिन रावत का था। याद करिए, 370 हटा, 35A हटा तो जम्मू कश्मीर में अशांति की सारी संभावनाएं कभी सिर नहीं उठा सकी। कश्मीर में जो गनफायर है, ये जो एक्सप्लोजिव का जो धुआं होता है, ये कितनी पीढ़ी और देखेगी? पीढ़ियों ने देख ली, पीढ़ी पे पीढ़ी बर्बाद हो गई है। मैं बता रहा हूँ, इसके वजह से जो डर बैठा हुआ है कश्मीरी आवाम में, कश्मीरी यूथ के अंदर, कि आज पता नहीं क्या हो जाएगा, आज मिलिटेंट आ जाएगा, आज सिक्योरिटी फोर्स आ जाएगी, उधर से मिलिटेंट कर रहा है, इधर से सिक्योरिटी फोर्स कर रहा है। ये कब तक इस माहौल में हम जीते रहेंगे? ये सब खत्म करना है। हमें चाहिए कि वहाँ पर दोबारा से अमन शांति आए और हम लोग जो है अपनी जो रोजमर्रा की जो कार्रवाई है वो सही तरीके से करते हैं। LOC पर आखिरी पोस्ट पर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाना हो, LAC पर युद्धक लड़ाकू विमान पर सवार होकर चीन को ललकारना हो, भारतीय सेना के इस योद्धा का कोई जवाब नहीं था। अगर हम एकजुट होकर कार्रवाई करते हैं और तीनों सेनाओं की शक्ति को हम अगर इस्तेमाल करें एकजुट होकर, तो हम काफ़ी हद तक
जैसे कि कहा गया है 1+1+1 को 3 न करते हुए 1+1+1 को 111 बना सकते हैं। दुनिया की जितनी भी सेनाएं हैं, जो बड़ी सेनाएं हैं, उन्होंने सब ने इंटीग्रेशन कर लिया। चाहे वो आप देखिए अमेरिका को देखिए, आप फ्रांस को देखिए, आप यूके को देखिए, आप हमारे प्रतिद्वंदी चीन को देखिए, इन सब ने इंटीग्रेट करके कार्रवाई कर रहे हैं। और ये इंटीग्रेशन इसलिए किया जा रहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं का जब एकजुट मिलकर जब ये कार्रवाई करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा शक्ति प्रदान होगी। हम ज़्यादा सही तरीके से अपने जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन पावर रिसोर्सेज हों, इक्विपमेंट रिसोर्सेज हों या वेपन्स हों, उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हो भी क्यों ना, बिपिन रावत में राष्ट्र की सेवा का जज्बा पिता से विरासत में मिला। पिता भी आर्मी में बड़े अफसर रहे, तो बिपिन रावत आर्मी चीफ से लेकर राष्ट्र के पहले सीडीएस बने। Well, these strikes were more in the terms of a messaging that we wanted to communicate to them, and I think they've understood what we mean, and that these things could follow if required. यकीन मानिए, भारतीय सेना की वीर गाथाओं के अभूतपूर्व पन्नों में राष्ट्र के इस नायक के योगदान की कहानी अद्भुत है, जिसके कदमों की आहट देश के दुश्मनों में खलबली मचाती है। वो शख्स अपने 40 साल से ज्यादा के करियर में राष्ट्र और सिर्फ राष्ट्र सेवा के बारे में सोचता है। आज तक ब्यूरो। बहुत कम लोगों को पता है कि जनरल बिपिन रावत एक सामान्य से परिवार से थे। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक छोटे से गांव में जन्मे, ऐसे गांव जहां सड़क तक नहीं थी, लेकिन पहाड़ की पगडंडियों से अपना सफर शुरू करके वो देश में सेना के सर्वोच्च पद तक पहुंच गए। आपको जनरल बिपिन रावत के निजी जीवन की अनसुनी कहानी जरा दिखाते हैं। पहाड़ के इसी पथरीले रास्ते से होते हुए बिपिन रावत ने देश के पहले सीडीएस बनने का सफर तय किया। कुछ वर्ष पूर्व आज तक इन्हीं पथरीले रास्तों से होते हुए बिपिन रावत के घर पहुंचा था। हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट उस वक्त की है जब बिपिन रावत आर्मी चीफ की कुर्सी संभालने वाले थे। कोटद्वार से लैंसडाउन जाने वाली सड़क पर ये जो कच्चा पहाड़ी रास्ता नजर आ रहा है, ये देश के अगले सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के गांव तक का जाने का रास्ता है। यहां से 1 किलोमीटर का जो पहाड़ी कच्चा रास्ता है, इस रास्ते से ही उनके गांव तक पहुंचा जा सकता है। ये अभी तक भी सड़क से नहीं जुड़ पाया है। ऐसे दुर्गम पहाड़ी गांव से जनरल बिपिन रावत ने कैसे सेना प्रमुख बनने तक का कठिन रास्ता तय किया, ये हम आपको बताते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के परसई गांव में रावत का जन्म हुआ था। आज भी इसी गांव में परिवार के सदस्य रहते हैं। घर वालों के मुताबिक सेना में भर्ती होने के बाद भी उन्होंने गांव से रिश्ता जोड़े रखा। जनरल बिपिन रावत के घर तक पहुंचने के लिए इस तरह से करीब 1 किलोमीटर का ये कठिन पहाड़ी रास्ता तय कर पहुंचना होता है। उनके जो यहाँ पर उनके परिवार के लोग हैं, उनका कहना है कि 3 साल पहले जनरल रावत यहाँ पर अपने गांव में पूजा पाठ के लिए आए थे। और जहाँ तक सड़क से कनेक्टिविटी की हम बात करें, इस रास्ते का सर्वे हुआ है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड राज्य को बने हुए 16 साल हो गए हैं और देश को आज़ाद हुए 60 साल से ज़्यादा का वक्त हुआ है, लेकिन उनके घर तक पहुँचने का रास्ता जो सड़क है वो नहीं बन पाई है। और ये ऐसे मुश्किल कठिन हालात में जनरल बिपिन रावत, उनके परिवार ने संघर्ष करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया और आज वो सेना के सर्वोच्च पद पर, सेना प्रमुख के पद पर पहुंचे हैं। हमें याद है, आज तक संवाददाता मंजीत नेगी काफी मशक्कत के बाद राष्ट्र सेवा में जुटे रावत के घर पहुंचे थे। इस इलाके में रहना अपने आप में किसी तपस्या से कम नहीं। मुख्य सड़क से पथरीले रास्ते पर चलते चलते हम उनके घर पहुंचे थे। आप देख सकते हैं, यहीं पर बिपिन रावत के जीवन के शुरुआती दिन गुजरे। बचपन मुफलिसी में गुजरा, लेकिन सेना में भर्ती होने का सपना अपनी जी तोड़ मेहनत से पूरा किया। आज तक से बातचीत में घर वालों ने उनके बचपन के संघर्ष से लेकर सफलता की पूरी गाथा सुनाई थी। ये जनरल बिपिन रावत का पुश्तैनी घर है। यहीं से उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल
लक्ष्मण सिंह रावत ने सिपाही के तौर पर गढ़वाल रेजिमेंट में भर्ती हुए और उसके बाद सेना में डिप्टी चीफ के पद पर पहुंचे। आज इस घर में उनका जो परिवार है, उनके चाचा और चाची भरत सिंह रावत यहाँ पर रहते हैं। हालांकि परिवार के ज्यादातर सदस्य अब अलग अलग शहरों में पलायन कर चुके हैं, लेकिन ये गांव और ये उनका पुश्तैनी मकान जनरल बिपिन रावत और उनके परिवार के संघर्ष और जीवन तक की कहानी को बयान कर रहा है। उनका बहुत अच्छा परिवार के साथ मेल मिलाप है और फोन से हम बात करते रहते हैं। यहाँ पहले जमाने से लेके मतलब बहुत खेती पाती करते थे लोग, तो ये संघर्ष मतलब फिलहाल तो अपने जीवन यापन करने तक ही सीमित रह गया था। लेकिन जब हमारे जैसे ये रावत जी जैसे शूरवीर जो देश में कुछ आगे बढ़े, पूरा देश का नाम उज्जवल किया, ऐसे ही बहुत विभूतियां हमारे देश की, हमारे ग्राम सभा की हैं। घर वालों का यही कहना था कि बिपिन रावत का जीवन मुश्किलों में गुजरा, लेकिन देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के लिए स्कूल के दिनों में मिले संस्कार और शिक्षा का बड़ा महत्व रहा। फरवरी 2018 में जनरल रावत ने एक मुलाकात के दौरान स्कूली बच्चों से कहा था कि कभी ऐसे किसी व्यक्ति की क्षमता को कम नहीं आंकना जो अपने जीवन में विफल हुआ हो, क्योंकि जब ऐसे लोग अपनी कड़ी मेहनत से सफल होते हैं तो सबसे आगे निकल जाते हैं। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। वैसे रावत को साल 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला। भारतीय सैन्य अकादमी में उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला। बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के छोटे से गांव से निकले रावत देश की सरहदों के सबसे बड़े प्रहरी बन गए। साल 1986 में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इन्फेंट्री बटालियन के चीफ रहे। राष्ट्रीय राइफल्स के एक सेक्टर और कश्मीर घाटी में 19 इन्फेंट्री डिवीजन की अगुवाई तक की। देश तो देश कोंगो में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का नेतृत्व भी किया। ये तस्वीरें उनके सफरनामे की पूरी कहानी बयां करने को काफी हैं। आज तक से बातचीत में तब पत्नी मधुलिका रावत ने निजी जीवन से जुड़ी जानकारी साझा की थी। मेरे बच्चे तो यही बोलते हैं कि सारे आर्मी ऑफिसर्स जो उनकी तारीफ करते हैं, काश वो घर में भी वैसे हों। तो मेरे बच्चों से उनका इतना ज़्यादा, जैसे फील्ड एरिया में रहने के कारण इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहता है, तो मैंने ही उनको ज़्यादातर रखा है, इतना ज़्यादा नहीं है उनके साथ। तो और मुझे पता है कि वो अपने बच्चों को मतलब जो अपने दिखावट नहीं कर सकते, वो उनका ये है बस। और मन से तो वो चाहते हैं, कोई नहीं चाहता अपने बच्चों को, पर जो भी उनकी पूरी इच्छाएं होती हैं वो सब पूरा करना, पर वो दिखाव नहीं करते, तो दूसरे लोगों को नहीं पता चल पाता कि वो कितना है उनके साथ। हॉबीज क्या है साहब की? कहीं खाना, घूमना या लिखना और किस तरह की चीजें? लिखना, पढ़ना, यही सब हॉबीज हैं उनकी, मैं तो यही सोचती हूँ। और घूमना ये है कि अपना देश में ही जितना ज़्यादा घूमो। बाहर हम लोग विदेश गए, सब ने फ़ोटो खींचनी शुरू की कि ये देखिए स्विट्ज़रलैंड कितना सुंदर है, तो कहते हैं अपना कश्मीर भूल गए ये लोग। तो बहुत प्राउड हैं, अपने कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड है। आप दोनों अलग अलग रीजन से हैं। जनरल साहब उत्तराखंड पहाड़ से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं। आपका उनका मिलिट्री बैकग्राउंड रहा है, उनके फादर डिप्टी चीफ रहे हैं, आप सिविलियन बैकग्राउंड से आते हैं। तो किस तरह से आपने इस नए जीवन को देखा, यहाँ पर मिलिट्री लाइफ को? मेरे कई साल निकल गए, मुझको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ क्या है, क्योंकि मैं अपने सास ससुर के साथ रही हूँ, उन्हीं की देखभाल करती रही। मेरे बच्चे भी बढ़ते गए ऐसे धीरे धीरे, और मैं सिर्फ 1 साल पहले अपने हस्बैंड को फॉर्मली ज्वाइन किया एज सदर्न कमांड आर्मी कमांडर्स वाइफ। मैंने उनको फॉर्मली ज्वाइन किया, नहीं तो बस जहाँ पोस्टिंग हुई वहाँ गए रहे। डिफेंस से जुड़े जानकार मानते हैं कि बिपिन रावत की पहचान अग्रेसिव जनरल की थी। वो कभी ना अपने फैसले पर पलटे हैं और ना ही अपने पैर पीछे खींचते दिखे। उनके हर फैसले में, करियर में इसकी छाप मौजूद है। मंजीत नेगी, आज तक। आज पूरा देश शोकाकुल है। देश के नाम जनरल बिपिन रावत एक बड़ी विरासत छोड़कर गए हैं। भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने के दौरान उन्होंने
कई कार्य ऐसे किए जो आज भी मिसाल हैं। जनरल रावत की अगुवाई में भारतीय सेना कैसे बदल गई, कैसे जनरल बिपिन रावत ने चीन और पाकिस्तान दोनों फ्रंट पर देश के बॉर्डर को सुरक्षित बनाने की रणनीति बनाई। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 4 दशक के करियर में जनरल बिपिन रावत की वर्किंग स्टाइल एकदम अलग रही। 2016 में सेना अध्यक्ष बनने के बाद से लेकर सीडीएस के सफर तक जनरल बिपिन रावत कई बदलाव के लिए जाने जाते रहे। सबसे बड़ा बदलाव जो वो लाने वाले थे वो अगले साल तक थिएटर कमांड बनाना, यानी भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को एक छाते के नीचे लाना। 4 नए थिएटर कमांड बनाने पर बिपिन रावत काम कर रहे थे। रावत जिस थिएटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों से निपटने में अहम रोल अदा करेगा। दरअसल थिएटर कमांड्स का सबसे सही इस्तेमाल युद्ध के दौरान तब होता है जब भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेना प्रमुखों के बीच तालमेल होता है। थिएटर कमांड से बनी रणनीतियों के अनुसार दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। तीनों सेनाओं के संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के लिए जनरल बिपिन रावत ने नई रणनीति अपनाई। हीलिंग टच के साथ साथ हिटिंग प्लान पर काम किया। वो डबल सेंचुरी, नॉट आउट सेंचुरी जो मारी है भारतीय सेना ने, साथ में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सबको श्रेय जाता है, लेकिन वो आपके नेतृत्व में संभव हुआ है। ऑपरेशन ऑल आउट जो लगातार जारी है। इसका जो श्रेय है वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को नहीं जा सकता। इसका श्रेय सभी सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब के जरिए जो कोऑर्डिनेशन रहा है और जिस तरह से एक सिनर्जी में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दर्शाया सबने, इसका श्रेय उन सब को जाता है। और इसका सबसे अधिक श्रेय मैं देना चाहूँगा उन वीर जवानों को जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, ज़मीनी हालत को मद्देनज़र रखते हुए जो वहाँ पर बड़े साहस और जोश के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बिपिन रावत सेना के अंदर कई तरह के बदलाव लाए। दुनिया में बदलती युद्ध रणनीति के हिसाब से सेना को तैयार किया। आर्मी के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर बिपिन रावत की निगरानी में ही काम चल रहा था। इस मॉडल के तहत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को विदेशी हथियार निर्माताओं के साथ मिलकर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन और टैंकों को साझा तौर पर बनाने की अनुमति दी थी। परंपरागत सोच से इतर जनरल बिपिन रावत नई सोच के साथ काम कर रहे थे। आर्मी के प्रोजेक्ट्स में देरी और भ्रष्टाचार पर भी सख्ती से लगाम लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आज आपको जनरल बिपिन रावत से हुई हमारी कुछ बातचीत के अंश सुनने चाहिए। आपको पता चलेगा कि वो जो सोचते थे उसे पूरा कैसे कर लेते थे। तरह से हमने देखा है कि हथियार और असला ड्रोन के जरिए हमारे देश में भेजा जा रहा है। ये भी एक खतरा है, मतलब कि अगर इस तरह से असला और एमुनिशन और ड्रग्स अगर हमारे देश में आते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदरूनी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जारी है। तो सीज़ फायर में अगर सरहद पे सीज़ फायर हो रहा है तो हम तो ये चाहेंगे कि सरहद के साथ साथ हमारा जो हिंटरलैंड है, कश्मीर वैली है, वहाँ पे भी पूरी तरह से सीज़ फायर होना चाहिए और पाकिस्तान की ओर से कम कोई दखलअंदाजी ना हो। अगर पाकिस्तान के तरफ से कोई दखलअंदाजी नहीं होगी तो हमारी फोर्सेज जो हैं वो काबिल हैं कि सिचुएशन को हम पूरी तरह से कंट्रोल में ला सकें। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों में से 13 की मौत हो गई। तमिलनाडु के कुन्नूर में ये प्लेन क्रैश हुआ। हादसे की तस्वीरें इतनी भयानक है कि
देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सीडीएस जनरल बिपिन रावत और कई बड़े अफसरों ने दुनिया के सबसे एडवांस Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी और कैसे अचानक सेना का यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। कौन कौन से अफसर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए, सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की आखिर वजह क्या बनी, जहां Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो इलाका कैसा है, Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कौन कौन से वीवीआईपी करते हैं, कैसे सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश होने से हर कोई हैरान है। हेलीकॉप्टर हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश होने से चीफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के जिस इलाके में यह हादसा हुआ वहां गहरी धुंध थी। इस मामले में कुछ चश्मदीद भी सामने आए हैं। उनके मुताबिक हेलीकॉप्टर तेजी से पेड़ों पर गिरा, उसके बाद आग लग गई। एक चश्मदीद का कहना है कि सेना का यह हेलीकॉप्टर एक के बाद एक 2 पेड़ों से टकराया, इसके बाद उसमें आग लग गई। चश्मदीद के मुताबिक 2 या 3 लोगों को हेलीकॉप्टर से निकलते हुए भी देखा गया। इनके शरीर में आग लगी हुई थी। होश उड़ा दिए हैं इस हेलीकॉप्टर हादसे ने। देश स्तब्ध है इस हेलीकॉप्टर हादसे के बारे में सुनकर। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, हर कोई इस हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर सुनकर हिल गया। हर कोई हैरान है ये सोचकर कि सेना का बेहद विश्वसनीय Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते आखिर कैसे आग का गोला बन गया। कैसे Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। तमिलनाडु के कुन्नूर में नीलगिरी के घने जंगलों में धू-धू कर जलते इस हेलीकॉप्टर ने समूचे देश को बेचैन कर दिया है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थी। क्रैश हुए इस हेलीकॉप्टर की तस्वीरें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और ब्रिगेडियर रैंक के स्टाफ ऑफिसर सवार थे। कुल मिलाकर 14 लोगों के साथ इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। लेकिन सवाल यही कि आखिर वीवीआईपी अफसरों को लेकर उड़ा Mi-17 V5 कैसे क्रैश हो गया। चलिए अब आपको पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के कई बड़े अफसरों की टीम के साथ वीवीआईपी चॉपर Mi-17 V5 में सुलूर से कुन्नूर के लिए निकलते हैं। कुन्नूर के आर्म्ड फोर्सेस कॉलेज में दोपहर को उन्हें लेक्चर देना था। हेलीकॉप्टर ने पूरी तरह से सुरक्षित उड़ान भरी थी। अचानक आसमान से एक हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। घने जंगलों के बीच मौजूद एक आंगनबाड़ी केंद्र में काम करने वाले एक शख्स की नजर इस हेलीकॉप्टर की तरफ जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कुछ कह पाता, आंगनबाड़ी केंद्र से चंद मीटर की दूरी पर यह हेलीकॉप्टर एक धमाके के साथ धड़ाम से जंगलों के बीच गिरता है और गिरते ही आग का गोला बन जाता है। गांव वाले ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं और हेलीकॉप्टर में फंसे लोगों को बचाने के लिए जिससे जो बन पड़ता है वो करते हैं। पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं।
जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर नीलगिरी के जिला कलेक्टर, एसपी समेत तमाम बड़े अफसरों तक पहुंचती है, मेडिकल टीम मौके पर पहुंच जाती है और हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाल कर अस्पताल भिजवाया जाता है। लेकिन चश्मदीदों की माने तो हेलीकॉप्टर में सवार तमाम लोग 80 से 90% तक झुलस चुके थे। यानी अंदाजा हो चुका था कि हेलीकॉप्टर में सवार अफसरों के बचने की उम्मीद न के बराबर है। बचाव कर्मी सीडीएस बिपिन रावत समेत तमाम लोगों को हेलीकॉप्टर से निकालकर वेलिंगटन के आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। दोपहर 12:20 पर जब यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो अपने लैंडिंग स्पॉट से महज 10 किलोमीटर दूर था। जिस जगह यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो एक पहाड़ी इलाका है जिसकी ऊंचाई 2667 मीटर है। हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत, मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल सवार थे। आप ग्रेविटी से लड़ नहीं सकते हैं। जो चीज ऊपर जाती है उसको नीचे आना ही है। कभी कंट्रोल में आएगी, कभी कंट्रोल के बाहर भी जा सकती है अगर उसमें कोई एक छोटी सी तकनीकी खराबी आ गई तो। और ये जो एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कुनूर एरिया, ये सुलूर से वेलिंगटन जाने के लिए, इसमें जनरली मौसम खराब होता है, जिसको कि हम एविएशन के टर्मिनोलॉजी में फॉग कहते हैं, जिसको धुंध कहेंगे। गहरा धुंध हो जाता है, कई बार बादल आते जाते हैं, उसके कारण धुंध होता है। इस हेलीकॉप्टर में वेदर रडार भी लगा होता है जिसके आप आर पार देख सकते हैं। लेकिन अगर उस धुंध में आपकी कोई भी तकनीकी खराबी आ गई, फिर बचने के चांस कम होते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह बताया कि इंडियन एयरफोर्स का एक Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर जो सीडीएस बिपिन रावत को लेकर जा रहा था, वो तमिलनाडु के कुन्नूर में हादसे का शिकार हो गया है। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर सामने आते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तुरंत कैबिनेट की मीटिंग छोड़कर रक्षा मंत्रालय पहुंच गए और वहां से प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, हादसे के बारे में जानकारी दी और तुरंत इस बात की पड़ताल भी शुरू हो गई कि इतना विश्वसनीय Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार कैसे हो गया, क्योंकि Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स में से एक है। इस हेलीकॉप्टर में पीएम मोदी समेत देश के कई वीवीआईपी सफर करते हैं। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। जिस Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका और अफसरों के साथ उड़े, उसे दुनिया के सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। सवाल यह है कि फिर ये क्रैश आखिर क्यों हो गया? ऐसा कहा जा रहा है कि शायद खराब मौसम, बादल की वजह से हेलीकॉप्टर के पायलट सही तरीके से अनुमान नहीं लगा सके। जिस जगह से हादसा हुआ है वो पूरा जंगल का इलाका है। आपको दिखाते हैं कि एक्सपर्ट्स हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे असली वजह क्या बता रहे हैं। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे। सीडीएस रावत और उनकी पत्नी समेत हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग थे। सवाल सबसे बड़ा यहां यह है कि सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर होने के बावजूद ये क्रैश कैसे हो गया। आखिर कौन सी वो वजह रही जिससे Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के साथ इतना भयंकर और खौफनाक हादसा हुआ। इस वक्त हर कोई यही जानना और समझना चाहता है। इसीलिए एयरफोर्स ने भी हादसे की वजह जानने के लिए तगड़ी जांच बैठा दी है। क्या खराब मौसम के चलते हुआ हादसा? Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जो सबसे बड़ी वजह अभी तक सामने आ रही है वो है खराब मौसम, क्योंकि पहले भी खराब मौसम के चलते कई बड़े हादसे हो चुके हैं। इतना ज्यादा एडवांस है, इसका कॉकपिट इतना एडवांस है, वेदर रडार इसमें लगा हुआ है, तो टेक्निकल स्नैग या ऐसी कोई स्नैग, ट्विन इंजन भी है कि
पता ना चले और एकदम से क्रैश हो जाए। एंड स्पेशली जिस हिसाब का ये क्रैश हुआ है, इसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई है 6000 मीटर तक की है इस जहाज की, तो ये काफी हाइट से ही नीचे अनकंट्रोलेबिलिटी इसकी हुई है, जिसकी वजह से जैसे सर ने कहा कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लड़ नहीं सकते हैं। तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जो भी टेक्निकल स्नैग आया है उसके अगेंस्ट, क्योंकि ऐसी जब भी सिचुएशन आती है तो पायलट हमेशा ट्राई करते हैं, एटीसी से कांटेक्ट करते हैं, कोई भी नियरेस्ट जो स्टेशन है वहां लैंड करते हैं, या कोई भी नियरेस्ट लैंड ऐसी जहां पे वो लैंड कर सकते हैं वो इमरजेंसी लैंडिंग होती है। बट आई एम श्योर कि जिस हिसाब से यह हादसा हुआ है, बहुत ही मुश्किल हालात में यह हादसा हुआ होगा। क्या तकनीकी खराबी के चलते हुआ हादसा? कहा जा रहा है कि Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश होने की एक वजह तकनीकी खराबी भी हो सकती है। हालांकि रूस में बने इस बेहद एडवांस हेलीकॉप्टर को बेहद सुरक्षित भी माना जाता है और यही वजह है कि सीडीएस बिपिन रावत से लेकर दूसरे वीवीआईपी भी इसमें सफर करते हैं। ये ट्विन इंजन मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है और ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए सक्षम माना जाता है, यानी उड़ान के दौरान एक इंजन में खराबी आने पर दूसरे इंजन के सहारे ये हेलीकॉप्टर अपने बाकी का सफर पूरा कर सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वो कैसी तकनीकी खराबी रही होगी जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। उटी में एक Mi-17V5 हमारा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ है, जिसमें हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी ये जा रहे थे वेलिंगटन में। ये जो एयरक्राफ्ट है, ये जो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर वीआईपी हेलीकॉप्टर है और अत्यंत टेक्नोलॉजी इसकी बहुत बढ़िया है, उम्दा टेक्नोलॉजी है। अलग अलग विषयों पर इसकी चर्चा तो हो रही है कि ये एयर क्रैश कैसे हुआ, लेकिन विजिबिलिटी ये मुझे लगता है कि एक हद कारण उसमें से हो सकता है। टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके लिए तो भारतीय वायुसेना ने इंक्वायरी सेटअप की हुई है, ये जानकारी हमें बाद में मिलेगी। लेकिन जब कोई ऐसे हादसे होते हैं तब पूरे देशवासियों को बहुत ये शॉकिंग खबर होती है और देशवासियों के लिए ये एक बहुत धक्कादायक खबर जरूर है। लेकिन जिस तरह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसने देश को एक बड़ा सदमा दे दिया, क्योंकि हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई। इस हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी नहीं रही और जो इस हादसे में बचे हैं वो हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, वो भी घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। क्या है Mi-17V5 की खासियत? क्यों कहा जाता है इसे दुनिया का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर? ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर मेड इन रशिया। हेलीकॉप्टर पर देश के तमाम वीवीआईपी भरोसा करते हैं, तो सेना के लिए बड़ी ताकत है। आइए आपको दिखाते हैं Mi-17V5 हेलीकॉप्टर की एक एक खासियत। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर जिस तरह से क्रैश हुआ है उससे हर कोई हैरान है। क्रैश हेलीकॉप्टर के मलबे को देखकर यकीन नहीं होता कि ये वही Mi-17V5 हेलीकॉप्टर है जिसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर का दर्जा हासिल है। आइए जानते हैं सीडीएस बिपिन रावत को ले जा रहे Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसकी क्या खासियत है, भारत ने इसे कब और क्यों खरीदा और आखिर क्यों ये दुनिया के सबसे मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स में से एक है। तो सुनिए, Mi-17V5 रूस में बना एक ट्विन इंजन मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है। इसे रूसी हेलीकॉप्टरों की सहायक कंपनी कजान हेलीकॉप्टर बनाती है। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर Mi-8 हेलीकॉप्टर का अपग्रेडेड वर्जन है। Mi-17V5 ज्यादा ऊंचाई और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी बेहतर तरीके से काम कर सकता है। Mi-17V5 को विशेष रूप से ज्यादा ऊंचाई पर और गर्म मौसम की स्थिति में बेहतर तरीके से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे सेना और हथियारों के ट्रांसपोर्ट, फायर सपोर्ट, रक्षक दल की गश्ती और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में भी तैनात किया जा सकता है। शोक की लहर पूरे देश में, श्रद्धांजलि देता हर कोई सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 11 सैन्य अधिकारियों को। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।